हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। मिशन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 के अंतर्गत आज हम सामान्य हिंदी के अंतर्गत अशुद्धियों पे चर्चा करेंगे। अशुद्धियों से कई प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें आपको अशुद्ध वाक्य का शुद्ध वाक्य में परिवर्तन करना होता है और सही विकल्प चुनना होता है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्तनी की अशुद्धि होती है। दूसरा, शब्द निर्माण की अशुद्धि। तीसरा, शब्द चयन की अशुद्धि। चौथा, अनावश्यक शब्द। और पांचवा, व्याकरण की अशुद्धि। तो इन अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए आपको अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। हम उन्हीं सेंटेंसों को पढ़ते हैं जो थोड़े कठिन हैं, जिनको हल करना थोड़ा मुश्किल होता है। आपको पूरे सेंटेंस बार बार वीडियो चला के देखने हैं, ताकि आप जितने बार देखेंगे उतनी बार अभ्यास होगा और आप अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में बदलने के लिए योग्य हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, यहाँ पर पाकिस्तान ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखिए क्या गलती है। गलती है यहाँ गोले की जगह गोलों होना चाहिए। इसी तरीके से हम अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे है तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए। तो इसमें आपको छांटना है कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बात नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए बातें। अगला हम देखते हैं लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। हमने पिछले वीडियो में आपको लिंग के बारे में बताया था कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा। तो उसी आधार पे हम लिंग संबंधी अशुद्धियों को सही करते हैं। आइए देखते हैं। इसमें यहाँ पे पहला वाक्य है, मुझे बहुत आनंद आती है। तो यहाँ पे देखिए आती है लिखा है, तो सेंटेंस में यहाँ मुझे आगे लिखा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे आता है होना चाहिए। अगला हम देखते हैं, मैं यह काम नहीं किया हूँ। अब यहाँ देखिए यहाँ पे मैं है, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए मैंने। आप एक ही वाक्य को 2 से 3 बार पढ़ें, जिससे जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ है उस वाक्य में। अगला देखते हैं, हमने इस विषय को विचार किया। यहाँ पे क्या गलती है, इसको आइए देखते हैं। यहाँ को की जगह होना चाहिए पर। तो यह शुद्ध वाक्य होगा, हमने इस विषय पर विचार किया। अगला वाक्य देखते हैं, वह देर में सोकर उठता है। तो यहाँ में की जगह क्या होना चाहिए, से। तो यह वाक्य शुद्ध होगा, वह देर से सोकर उठता है। अगला देखते हैं हम संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। यहाँ पर हम देखते हैं पहला वाक्य लिखता है कुत्ता रेंकता है। तो आप लोग जानते ही हैं कुत्ता रेंकता तो है नहीं, कुत्ता तो भौंकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही वाक्य, कुत्ता भौंकता है। अगला वाक्य देखते हैं, मुझे सफल होने की निराशा है। तो यहाँ पे क्या गलती है, ये देखिए यहाँ निराशा की जगह क्या होगा, आशा। तो ये वाक्य क्या बनेगा शुद्ध, मुझे सफल होने की आशा नहीं है। अगला वाक्य देखते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अगला है यहाँ पे मैंने तेरे को कितना समझाया।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तेरे की जगह क्या होगा, तुझे। मैंने तुझे कितना समझाया। अगला वाक्य हम देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों में। विशेषण संबंधी अशुद्धियों में देखिए क्या कौन सी गलतियां होती हैं। यहाँ पे एक वाक्य है, उसे भारी दुख हुआ। तो यहाँ पे विशेषण की गलती है, तो भारी की जगह क्या होगा, बहुत। अगला हम वाक्य इसी में देखते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों में। सिंह बड़ा विभत्स होता है। तो यहाँ पे विभत्स की जगह क्या होगा, भयानक। अगला क्रिया संबंधी अशुद्धि देखते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, इसमें लिखा है वह पढ़ना मांगता है। तो इसकी जगह क्या होगा, वह पढ़ना चाहता है। अगला वाक्य क्रिया संबंधी में देखते हैं, तुम क्या काम करता है। तो यहाँ क्या होगा, करता जो है गलत लिखा है। यहाँ पे वाक्य के अनुसार क्या होगा, तुम क्या काम करते हो। अगला मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। वह श्याम पर बरस गया। तो यहाँ गया की जगह क्या होगा, पड़ा, अर्थात वह श्याम पर बरस पड़ा। अब हम क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा वाक्य महत्वपूर्ण है। सारी रात भर मैं जागता रहा। तो यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं सारी रात जागता रहा। अगला वाक्य इसमें देखते हैं, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। तो क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व की जगह क्या होगा, सर्वत्र। तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला हम देखेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, लेखक और उनकी रचनाएं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। आप इसे जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पे देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले सेवा सदन, निर्मला, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, कुत्ते की कहानी, प्रेमाश्रय। अगला हम देखते हैं कालिदास जी की रचनाएं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूत। अगला हम तुलसीदास की रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं। तो इनके सबसे महत्वपूर्ण हैं, सबसे पहले रामचरितमानस, अगला विनय पत्रिका, जानकी मंगल, दोहावली। वहीं अगला हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नाम के पत्ते, रश्मि रथी, नील कुसुम, इतिहास के आंसू, उर्वशी, रेणुका और कुरुक्षेत्र। इनके निबंध संग्रह में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण है। निबंध संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण अर्धनारीश्वर, उजली आग आदि। अब हम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में देखते हैं। गीतांजलि, चित्रांगदा, गार्डनर। आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं कि गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को
नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला हम देखते हैं R.K. नारायण की रचनाएं। इनका सबसे महत्वपूर्ण कृति मालगुडी डेज, माई डेज और गाइड। अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं देखते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चिंतामणि, अभिमन्यु वध और 11 वर्ष की समय। अगला है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में। काव्य में देखते हैं सबसे पहले आंसू, कामायनी। और नाटक में देखते हैं इनकी कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। कहानी संग्रह में देखते हैं आकाशदीप, छाया और प्रतिध्वनि। अब हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं देखते हैं। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है चंपारण में महात्मा गांधी, मेरी यूरोप यात्रा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी के देन, बापू के कदमों में। अब हम देखते हैं जयप्रकाश भारती की रचनाएं में कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लोकमान्य तिलक, संयुक्त राष्ट्र संघ, दुनिया रंग बिरंगी, सरदार भगत सिंह, हमारे गौरव के प्रतीक। तो ये थे महत्वपूर्ण रचनाएं। अब हम चर्चा करेंगे अपठित गद्यांश पे। अपठित गद्यांश में होता क्या है कि एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पर आधारित 4 या 5 प्रश्न। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाते हैं और उसमें से सही विकल्प का चयन करना होता है गद्यांश पढ़कर। तो अपठित का सबसे पहले हम आपको अर्थ बता देते हैं। अपठित का अर्थ क्या होता है, अर्थात जो पढ़ा नहीं गया, ठीक, उसे हम अपठित कहते हैं। अपठित गद्यांश क्यों पूछे जाते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ता है विद्यार्थियों का, ये हम आपको बता देते हैं। किसी भी विषय के उत्तर देने से मानसिक स्तर बढ़ता है और अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाता है। और अपठित गद्यांश के द्वारा पाठक की व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता का आकलन किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे अपठित गद्यांश को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप अपठित गद्यांश देखें तो सबसे पहले उसको मन में कम से कम 2 बार पढ़िए और गद्यांश को पढ़ने के बाद उसमें विशेष स्थानों को रेखांकित करिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और अपठित गद्यांश के शीर्षक को भी आप ढूंढिए, क्योंकि शीर्षक अवश्य पूछा जाता है प्रश्न में। कोई भी आपको गद्यांश दे देगा तो पूछ लेगा इस अपठित गद्यांश का क्या शीर्षक है, तो आपको बताना पड़ेगा। आइए हम एक गद्यांश को देखते हैं। तो मैं आपको गद्यांश के बारे में दिखा देता हूँ गद्यांश कितना बड़ा है और इस पे कौन कौन से प्रश्न हैं। तो आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो इसमें हम थोड़ा जल्दी से पढ़ देते हैं। मनुष्य के जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन दिशाहीन तथा व्यर्थ है। एक बार दिशाहीन युवा आगे बढ़ा जा रहा था। तो यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण लाइन है उसको मार्क कर लीजिए। राह में महात्मा जी की कुटिया देखकर रुक गया। महात्मा जी से पूछने लगा कि यह रास्ता कहाँ जाता है। तो महात्मा जी ने पूछा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? युवक ने कहा, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है। महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है
तो यह रास्ता कहीं भी जाए इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, बिना लक्ष्य के जीवन में इधर उधर भटकते रहिए, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक लक्ष्य और उस पर कार्य करना चाहिए। अपनी राह स्वयं बनाइए। वास्तव में जीवन उसी का सार्थक है जिसमें परिस्थितियों को बदलने का साहस है। यहाँ पे गांधी जी ने भी कुछ कहा है तो देख लेते हैं। गांधी जी कहते थे, कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल और असफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जो सफल और असफल को मार्क किया है, यहाँ देखिए सफल का विलोम असफल हो सकता है कि आगे के प्रश्नों में आपसे पूछ ले कि सफल का क्या विलोम होता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी क्षमता होती है, उसी के अनुसार वह लक्ष्य निर्धारित करता है। जैसे विद्यार्थी का लक्ष्य है सर्वाधिक अंक प्राप्त करना, तो नौकरी करने वालों का लक्ष्य होगा पदोन्नति प्राप्त करना। इसी तरह किसी महिला का लक्ष्य क्या हो सकता है, आत्मनिर्भर होना। ऐसा मानना है कि हर मनुष्य को बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, किंतु बड़े लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य पहले बनाने चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने का हमें आत्मविश्वास आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जीवन में एक ही लक्ष्य बनाओ और दिन रात उसी के बारे में सोचो। स्वप्न में भी तुम्हें वही लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, उसे पूरा करने की एक धुन सवार हो जानी चाहिए। बस सफलता आपको मिली ही समझो। सच तो यह है कि जब आप कोई काम करते हैं तो यह जरूरी नहीं कि सफलता मिले ही, लेकिन असफलताओं से भी आपको नहीं घबराना चाहिए। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी यदि आप हार कर गिर पड़े तो एक बार पुनः उठें और प्रयास करें। हमें लक्ष्य प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। तो आइए हम इन दिए हुए अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं और देखते हैं क्या सही उत्तर है। तो पहला प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो पहला प्रश्न में क्या है, युवक कहाँ जा रहा था और राह में उनसे कौन मिला। तो अभी हमने आपको अपठित गद्यांश पढ़ते समय महत्वपूर्ण चीज़ों पे हमने अंडरलाइन कराया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उत्तर आपको मिल जाएगा कि युवक कहाँ जा रहा था और रास्ते में कौन मिला। तो रास्ते में महात्मा जी मिले और कहाँ जा रहा था वह दिशाहीन युवा आगे बढ़े जा रहा था। तो यहाँ पे आपको अपने विकल्प में उसको चुनना पड़ेगा जो सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यार्थी एवं किसी महिला का क्या लक्ष्य हो सकता है। तो हमने गद्यांश पढ़ते समय आपको बताया था कि विद्यार्थी का क्या लक्ष्य हो सकता है और महिला का क्या लक्ष्य हो सकता है। तो आप लोग जानते होंगे विद्यार्थी का लक्ष्य सर्वाधिक अंक प्राप्त करना और महिला का लक्ष्य क्या होगा, आत्मनिर्भर बनना। ठीक इसी तरीके से हम अगले प्रश्न को देखते हैं, मनुष्य का लक्ष्य कैसा होना चाहिए और उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए। तो हम इसका उत्तर देखते हैं। तो हमने गद्यांश पढ़ते समय आपको बताया था कि मनुष्य का लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम छोटे लक्ष्य एक बार प्राप्त कर लेंगे तो क्या होगा, हमें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास आ जाता है। तो ये उसका उत्तर हुआ प्रश्न नंबर 4 का। अगला हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में क्या है। तो इसमें पूछा गया है लक्ष्य प्राप्ति के बारे में विवेकानंद जी के क्या विचार हैं। तो गद्यांश पढ़ते समय आपने ध्यान दिया होगा कि विवेकानंद जी ने क्या कहा था। विवेकानंद जी ने कहा था कि 1000 बार प्रयास करने के बाद भी यदि आप हार कर गिर पड़े तो एक बार पुनः उठें
और प्रयास करें। हमें लक्ष्य प्राप्ति तक स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठवां प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न में पूछा गया है अपठित गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक क्या होगा? आपने पढ़ा होगा, आशा है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस गद्यांश को पढ़ने के बाद। इसका शीर्षक क्या होना चाहिए? तो आइए देखते हैं इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। तो इसका शीर्षक होना चाहिए जीवन में लक्ष्य का महत्व। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाएं, ताकि जिनको इसकी आवश्यकता है और उन्हें मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपठित गद्यांश और अशुद्धियों को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने का प्रयास करें, जिससे कि परीक्षा भवन में गलतियां होने की कम संभावना रहे। और इस वीडियो को समझने के लिए बार बार रिवाइंड करके जितनी बार मैं आपको समझ में उतनी बार देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद।